हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसे भाई बहुत सारे बच्चों ने दबा दबा के कमेंट किए थे, जैसे आप लोग देखो सारे बच्चों के जो कमेंट देख रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कमेंट्स है 12th क्लास के थे, वो बहुत नाराज़ हो चुके थे कि सर आप हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, ठीक। आपने 11th क्लास के लिए उनके लिए पॉलिटिकल का भी आपने मैनेज करवा दिया, हिस्ट्री वगैरह भी करवा दिया, बाकी आप जो कह रहे हो कि मतलब इकोनॉमिक्स से चला रहे हो, लेकिन हमारे 12th के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो। तो मैं आपका एक ही जवाब देना चाहूँगा। देखो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के बारे में भी सोचा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्या था कि जो हमारा मनी और बैंकिंग जो चैप्टर था आपका, जो मिड टर्म में आने वाला, उसके मैंने टॉप क्वेश्चंस करवा दिए थे जो लास्ट के कई सालों से पूछे गए थे। और फिर मैंने आपको कहता बजट के जो क्वेश्चंस थे उसको जो लास्ट के कई सालों से पूछे गए थे, वो सारे के सारे मैंने टॉपिक करवा दिए। अगर आप में से नहीं करा है तो प्ले लिस्ट में मैंने इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो भी आपके 7 से 8 चैप्टर जो आने वाले हैं, तो पूरी की पूरी जो इंडियन इकोनॉमी होती है उसके मैं क्या करूँगा, आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा और इससे बाहर भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस 50 क्वेश्चन को एक से एक, मतलब एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट्स को, एक एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, अगर आपके डाउट्स होते हैं कि हाँ सर ये कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका उसका क्या होगा, ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारा, देखो मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज नाम नहीं लिया, मैं आपके जितने भी मिड टर्म में चैप्टर आ रहे हैं उसके टोटल आपके जो होते हैं, मतलब एक काफ़ी रिसर्च के बाद की मतलब टॉप 50 क्वेश्चन मैंने उसको सिलेक्ट किए कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं फंसेगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पर चैप्टर, पहले फर्स्ट की बात करेंगे, कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण को समझाइए। ये देखो सबसे जो यूनिक क्वेश्चन, एक मतलब अभी हाल फिलहाल में क्या एक क्वेश्चन को अपडेट किया गया था, इससे पहले क्वेश्चन नहीं आता था। तो आप लोगों इसको फिंगर टिप्स पे रखना है कि ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना। अब यहाँ पर कह रहा औपनिवेशिक शोषण का मतलब क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे, जो गोरिल्ले लोग थे, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे खत्म किया था। तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है कि उन्होंने कृषि को हमारे बर्बाद कर दिया था, व्यापार को ख़त्म कर दिया था, हमारा जो उद्योग होता था उसको ख़त्म कर दिया था। तो ये तीनों के तीनों जो टॉपिक होते हैं, इनको मिलाकर हमें इसके अंदर आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के सबसे, देखो ब्यूटीफुल क्वेश्चन का नाम देते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, इसको ब्यूटीफुल कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी फेमस रहा है क्वेश्चन, इसने कई बार अपने मतलब इसने रंग दिखाया पेपर में, ठीक। और बच्चों ने इस क्वेश्चन में क्या 6 हमेशा जब भी मैं कोई टॉपिक लेता इस क्वेश्चन का सबसे मेन प्रायोरिटी देता हूँ। तो आप लोग लिख रहे हो कि इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन। कह रहा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन या गतिहीनता के क्या कारण है। तो मैंने आपको इसको पढ़ा रखा है, 2 पॉइंट मैंने इसमें पढ़ा रखा है। पहला क्या था, जमींदारी प्रथा वाला टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब कृषि का व्यापारीकरण, वो पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। और उससे देखो दूसरे नंबर का जो ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है हमारा, हस्तकला के पतन के क्या कारण है। ये देखो ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, उठाने को देखो मैं बहुत सारे 100, 150, 200 क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन वो एक तरह का रिलेवेंट नहीं होगा। मैंने बस वही करवा रखा है जो पेपर में आपके आने के चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हस्तकला के पतन के कारण को आपको पढ़ना है, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा होगा, विभेद मूलक, मतलब राज्य में विभेद मूलक तटकर नीति हो गया, राज दरबारों का लोप हो गया, मांग का नया स्वरूप, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन हमारा आता है, जो सबसे खास क्वेश्चन कहते हैं, क्या भारत में ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभाव पड़े, समझाओ। मतलब कि जो अंग्रेज, चलो ठीक है मानते हैं अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने हमें बर्बाद किया, लेकिन वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनका क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना ही रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कह रहा कि आयोजित औद्योगिक पतन का दोहरा कारण बताइए। ये जो क्वेश्चन था ना, ये लास्ट के 2022 और 2023 का जो सेशन गया है, मैंने बच्चों को पढ़ा भी रखा है, ये क्वेश्चन उसमें आया था, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करोगे, फिंगर टिप्स पे रखोगे, ये क्वेश्चंस को हमें तैयार करना है। जिस बच्चे के पास बुक है, आप जाके बुकों के जो आपने देखा होंगे जो बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, तो वो बॉक्सेस को आपको पढ़ना, वहां पर ये क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को इग्नोर मार देते हैं, ठीक। आपको क्या करना है, अगर आप हमारे से जुड़े रहते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार करोगे, इससे बेहतर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में रेलवे के सकारात्मक प्रभाव को समझाइए, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक आप दोनों इंक्लूड कर सकते हो कि जो अंग्रेज लोग थे, तो उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन हमारे इंडिया में किया था, हमारी इकोनॉमी में लाया था। तो हमें पता था कि उन्होंने कहीं नहीं कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन उद्देश्य था कि वो हमारी मतलब अपने जो प्रोडक्ट होते थे, जो ब्रिटिश के सामान होते थे, उसको इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाना चाहते थे। ये तो उनका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी क्या होता है, क्या हमारे यहाँ पर कोई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो ये क्वेश्चन आप
थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेज है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत की संपत्ति निष्कासन। देखो यार सबसे यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को कई बार पूछा गया है। बच्चे क्या करते हैं कि किताब पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जो बॉक्सेस होते हैं उसको क्या मिस आउट कर देते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। संपत्ति निष्कासन का मतलब क्या है कि ऐसे अंग्रेजों की क्या हरकतें थी, ऐसे उन्होंने क्या काम किए थे जिससे हमारे देश की जो संपत्ति थी वो लगातार उसको निष्कासित होती गई थी। ये कितने हो, क्वेश्चन 6 हो गए, ठीक है। 7, 8वां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्वतंत्रता के समय व्यापार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि जब हम आज़ाद हुए उस समय हमें आज़ादी मिली, यहाँ तक कि हमारा विभाजन हुआ, उसके दौरान क्या था, ठीक है, उसके दौरान हमारा जो व्यापार क्षेत्र होता था, ठीक है, व्यापार क्षेत्र होता था, उसका वर्णन करना कैसे कैसे। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें 3 पॉइंट आपको मैंने लिखवा रखा था कि हमारे द्वारा क्या होता था, शुद्ध जो निर्मित वस्तु होती थी हम क्या करते थे, वहाँ पर उसको आयात करते थे, और जो हमारे यहाँ पर कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक थे। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और ये देखो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे आपके चैप्टर क्या थे, फर्स्ट के क्या थे, चैप्टर। जो क्वेश्चन 8 तक है ये सारे के सारे यार बहुत बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। और अगर हम इसी में थोड़ा सा बात करते हैं, आपको कुछ डेट याद रखना होगा, जैसे 1869 आपको याद रखना है, ठीक है, 1921, ठीक है, क्या होता है 1921, 1869 में आपको क्या रखना है कि यहाँ पर क्या सुएज नहर को खोला गया था, ठीक है, और 1921 में क्या हुआ था, ठीक है, 1921 में क्या होता, इसको महाविभाजन वर्ष कहा गया था, ठीक है, महाविभाजन वर्ष कहा गया था। और अगर हम बात करेंगे 1853 में हमारे यहाँ पर क्या इंडिया में क्या रेलवे को लाया गया था, रेलवे की पटरियां बिछाई गई थी। तो एमसीक्यू के लिए 3 आपको डेट्स यहाँ पर याद रखनी है। अब बात करते हैं जो नौवां क्वेश्चन होगा, ये हमारे चैप्टर 2 का होता है। कितना है, चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की विशेषता बताओ। ठीक है, ये चैप्टर देखो काफी इजी है, काफी आसान है। ठीक है, कह रहे कि जो हम स्वतंत्र हुए उस समय जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी क्या क्या विशेषता आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को समझाओ, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरह का मतलब रोल प्ले करता है, उसका क्या योगदान है वो हमें इसके अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, और आता क्वेश्चन हमारा 11 कह रहा भारतीय कृषि की समस्या होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे खास क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में क्या क्या समस्या आती है, वो सारी की सारी बातें आपको इसके अंदर क्या लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और जो लास्ट आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय कृषि में किए गए सुधारों को समझाओ। तो सुधार मैंने आपको 3 पॉइंट पे पढ़ा रखा होगा। पहला क्या था, तकनीकी सुधार, मध्यस्थों का तकनीकी सुधार हो गया, संस्थागत सुधार हो गया, और फिर इसका सामान्य सुधार। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने पढ़ा रखे। 3 पॉइंट में आप ध्यान से इसको ध्यान रखना कौन से करेंगे। तो यहाँ तक क्या होता है, हमने 12 के 12 क्वेश्चन होता है, बाकी हम जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। कि जो 13वां क्वेश्चन है ये स्पेशली आपका क्या है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहता है उसमें से व्यापार मतलब क्या ना उद्योग वाला। पहला क्वेश्चन हमारा 13वां क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को समझाइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो हमारा इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है, तो सेम बात है यहाँ पर हमारा, बस वहाँ एग्रीकल्चर की जगह क्या वर्ड यूज हो रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र होता है, ठीक, उसके महत्व को समझाना या उसके रोल प्ले को बताना, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन देखो भाई, सबसे स्पेशल क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन क्वेश्चनों को जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्पेशल है, ब्यूटीफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन पेपर में आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसमें आपको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा, आप जाके रिसर्च मारोगे, ठीक है, आप देखोगे पॉइंट्स को, वहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा फिंगर ऑफ टिप्स पर रखना है कि ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं लिखिए। मतलब जो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनकी क्या क्या खास बातें होती है, उनकी हमें विशेषता के बारे में यहाँ पर क्या बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहे हैं यहाँ पर 16 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ लिखो। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है, जो हम देशों के बीच में करते हैं तो उससे हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, तो हमें उसके क्या लिखना है यहाँ पर, उसके लाभ लिखना है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के अच्छे एवं बुरे प्रभाव बताओ। ठीक है, कि जो आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति होती है उसके अच्छे एवं बुरे प्रभाव को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है, ये भी आपका व्यापार वाले चैप्टर से रहता है। विदेशी व्यापार की दिशा आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशी व्यापार की दिशा का मतलब क्या होता है, और विदेशी व्यापार की रचना। ठीक है, इनके बीच में आपको डिफरेंस करवा सकता है, इनके बीच में आपको अंतर करवा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या चीज़ें होती है।
अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा आपका एलपीजी का जो चैप्टर होता है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है उसके। कह रहा भारत में नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब ये क्वेश्चन यार बहुत बहुत क्या है, बहुत बहुत खास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर में हमेशा ही पूछा आता है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में नई आर्थिक नीति के अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब जो अभी तक हमने, जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कि जो हम 1951 से लेके, ठीक है, और 2000 क्या होता है, 2000 यहाँ पर 12 तक, 2017 तक, ठीक है, जो हम 5 ईयर प्लान को जो काम कर रहे थे, अचानक ऐसा हमारे इंडिया में क्या घटना घटी, ऐसा क्या हुआ जिससे हमें अपनी पूरी 40 से 45 साल की जो पॉलिसी होती थी उसको चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर, इसके मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा, आप डिटेल वाइज आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो। और यार आप सभी लिए सबसे जो खास बात है ना वो ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पॉलिटिकल के लिए वीडियो क्लास कर रहा है, हिस्ट्री वगैरह के लिए, तो हमारे चैनल पे यार देखो, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में फिर आप कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर दिख रही है ना पॉलिटिकल साइंस की, ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है ना, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर जो हमारे रोबिन सर है वो क्या उस सीरीज को चला रखे हैं, वहाँ पर जितने भी हमारे वहाँ पर क्या क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपके पॉलिटिकल साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चन पेपर में आए मतलब आने के चांसेस हैं, तो आप वहां भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखो यहाँ पर क्या है, अगला कह रहे हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों की परिभाषा याद कर लीजिएगा, आपको आ सकता है पेपर में। और फिर कह रहे हैं उदारीकरण द्वारा किए गए सुधार, सबसे खास क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो आपके 3-4 सुधार की, जैसे मैंने बताया ना कि औद्योगिक सुधार हो गया, ठीक है, उसके अलावा बाहरी सुधार वगैरह हो गया, ठीक है, राजकोषीय सुधार हो गया, वित्तीय सुधार ना, तो इसमें आपसे चारों ना पूछकर आपको कोई पार्टिकुलर पूछेगा कि औद्योगिक सुधार को समझा सकते हो, राजकोषीय, वित्तीय या फिर बाहरी सुधार, ठीक है, चारों में से कोई एक पॉइंट आपसे पूछा सकता है। और उसके बाद आपको कह रहा है कि निजीकरण क्या होता है, इसके लाभ और यहाँ पर क्या इसकी हानियां बताना है इसी टॉपिक में, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, इस वाले चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लास्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, आपको नवरत्न के बारे में। अभी देखो नवरत्न वाला नहीं जो हम सर में लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सर हिमगंगे तेल की बात कर रहे हैं, जो नवरत्न होता है उसके बारे में क्या, नहीं, हम बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पर नवरत्न की जो कंपनियां होती है, फिर हमें उसी में देखना है मिनी रत्न क्या होता है, महारत्न क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हमें क्या डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे 24 क्वेश्चन होते हैं, बाकी जो होता है हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आगे देखते हैं यहाँ तक। तो जैसा कि हमने 24 क्वेश्चन देख लिया था, अब हम आगे की जो बात करते हैं, जो हमारा अगला जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, वैश्वीकरण का मूल्यांकन कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जो वैश्वीकरण हमने प्रोग्राम को देखा था, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि वैश्वीकरण से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान वगैरह वो रहेगा। तो यहाँ तक तो हमारा जो 25 क्वेश्चन था, जो चैप्टर था वो कौन सा था, एलपीजी का था, ठीक है, कौन सा चैप्टर का, एलपीजी का। अब बात करते हैं जो हमारा चैप्टर आता है क्या, मानव पूंजी निर्माण वाला। तो मानव पूंजी निर्माण में सबसे पहले हमें क्या 26 क्वेश्चन में देखना है कि मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। दूसरा, मानव पूंजी निर्माण को समझाइए, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 27 कहता है वो मानव पूंजी निर्माण के तत्व या स्रोतों को समझाए। देखो सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन कहते हैं इसको, ठीक, ये पेपर में कई बार आए हुए हैं, ठीक है। और यार देखो आप लोग हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो। सबसे पहले क्या करो, आप लोग वीडियो के मेरे लिए, ठीक, एक बार आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को तो ना सब्सक्राइब करने के लिए मेरे को बोलना ना पड़े, बस वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चन में देखो 28वां क्या कहता है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या। देखो इस चैप्टर से जो मानव पूंजी निर्माण का चैप्टर होगा ना, इस 2 क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल रट्टा मार लेना, क्या कहना, रट्टा मार लेना, ये 2 क्वेश्चन पक्का पेपर में फंसेगा, ठीक है। मानव पूंजी, भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या बताओ कि मानव पूंजी निर्माण की क्या क्या समस्या आती है, ठीक है। अगला देखो 29 हमारा क्या क्वेश्चन कहता है कि मानव पूंजी निर्माण के महत्व को समझाइए। ये कई बार पेपर में आया हुआ, इसको ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं देना, बस याद कर लेना, पढ़ लेना क्या है, बाकी 2 क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर कर लेना कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। 30वां क्वेश्चन वगैरह है शिक्षा के महत्व। ये भी 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो हमारे एजुकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, शिक्षा का क्या महत्व है। और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है 31 कह रहा है कि भारत में शिक्षा क्षेत्र के महत्व को समझाओ कि जो हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन का जो मतलब जिस लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपने देखा हो जैसे 1ली से 5वीं तक होता है, फिर उसके 5वीं से लेकर 8वीं तक का होता है, 8वीं फिर 10वीं, फिर 11वीं 12वीं होता है। तो जो अलग अलग लेवल पे होता है तो उसका हमारे क्या इंपॉर्टेंस बताना है। और अब बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारा क्या 32 कह रहे हैं यहाँ पर कि 32वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या भारत, ठीक है, शिक्षा अभी भी क्या भारत में, ठीक है, क्या भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या समझाइए। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीटेड हुआ है, पेपर में आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है।
क्या भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है? आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ तक तो हमारा कौन सा था, मानव पूंजी निर्माण से रिलेटेड चैप्टर थे। अगला जो चैप्टर हमारा आता है ग्रामीण विकास को लेके, क्या होता है ग्रामीण विकास को आता है कि ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है, आपको डेफिनेशन कई बार यहाँ से पूछा जाएगा। आपका जो अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होंगे इस डेफिनेशन से बन सकते हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को फटाफट आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे, तैयार कर लोगे। अगर इसके आंसर नहीं है तो जाके प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज आपका वहाँ पर आंसर इनके क्लियर कर सकते हो, या आपके पास अगर मान लो कोई भी मटेरियल्स है, बुक वगैरह, आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रामीण विकास की चुनौतियों को समझा। ये भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। क्या है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना पेपर में आने के चांसेस है। इस क्वेश्चन ने भी कई बार एग्जाम में अपने रंग दिखाए हैं, बच्चों ने क्वेश्चन को छोड़ के आए हो, ठीक है। तो अब मेरा काम वही होता है कि आपको वही क्वेश्चन देना जो पेपर में पूछे जाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, वही चीज़ों को हमें तैयार करना है, ठीक है। और अगला देखो क्वेश्चन 35 क्या कह रहे हैं कि ग्रामीण साख का क्या अर्थ होता है और ग्रामीण साख के प्रकार बताओ, ठीक है। ग्रामीण साख क्या होता है और ग्रामीण, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा, मध्यकालीन हो गया, अल्पकालीन हो गया, दीर्घकालीन, तो ये सारी की सारी जो बातें आपको इसके अंदर क्लियर करनी पड़ेगी। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आता है 36 आता है, क्या आपको याद करना है कि संस्थागत और गैर संस्थागत जो स्रोत होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस आता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा कोशिश करना है कि जो भाई ये 50 क्वेश्चन की जो मैं आपको दे रहा हूँ टॉप क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन से आपको उसको तैयार करके आना है। इससे बाहर आपका इंडियन इकोनॉमी में एक भी नहीं फंसेगा। और प्लस में जो मैंने आपको मनी और बैंकिंग के, और प्लस में जो हमने क्या होता है बजट के जो मैंने क्वेश्चन दे दिए ना, आप लोग वो क्या तैयार करोगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो यहाँ तक हमारे क्या होता है 36 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो हमारा रहेगा वो हम आगे देखते हैं कि 36 के बाद के कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हैं। तो जैसा कि हमने 36 क्वेश्चंस को देख लिया था, अब हम बात करते हैं जो हमारे आगे के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रिसर्च करने के बाद होता, आप लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि हमने कहा यार चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो एक्चुअली में होता है क्या ना, वैसा नहीं कि हम पूरे 24 घंटे फ्री रहते हैं, आप मानोगे नहीं, ठीक है। हमारे को भी क्या होता है, बहुत सारे जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, ठीक, उनके लिए कंटेंट तैयार करना, उनके एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी चीज़ें मैनेज करना, सारी की सारी चीज़ें कर रहा है। आप मानोगे नहीं, अभी ऐसा हमारा वक्त चल रहा है ना, हम ढंग से प्रॉपर नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। आप मानोगे हम 2 से ज़्यादा 3 से 4 घंटे सो रहे हैं बस, इससे ज़्यादा जो प्रॉपर नींद होता है ना, अभी हम लोग वो भी नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार वही होता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर काम करना, और प्लस में होता है क्या कि जो हमारे ऑफलाइन में बच्चे हैं वहाँ पर उनके लिए भी सारी की सारी हो सके। क्योंकि देखो यही यार एक दौर होता है जहाँ पर एक टीचर और एक स्टूडेंट क्या होता है, मतलब मिलकर क्या होता है, बहुत अच्छी मेहनत करते हो और फिर इसका एक जाके पॉजिटिव वहाँ पर रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी चलती रहती है और आप लोग यार बस सपोर्ट करता है। अगर कैसे करना है, अब देखो मेरे को ये नहीं पता कि आप लोग कौन वीडियो कहाँ से, कौन से स्टेट से देख रहे हो, आप किस स्टेट से हो, कौन से जगह से हो, ये नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में लाइक वगैरह करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सोचो कि हमें भी, ताकि हम और आगे बढ़े, आपके लिए और जो स्पेशल कंटेंट होता है, स्पेशल जो कंसेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम लाते हैं। तो अब बात करते हैं हमारा, देखो जो 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहकारी साख समितियों के कार्य उद्देश्य लिखो। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में कई बार आया हुआ है कि जो सहकारी साख समितियाँ होती है उनका क्या काम होता है और उनके क्या क्या पर्पज़ होते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, नाबार्ड बैंक के कार्य को। देखो ये क्वेश्चन है, जब मैं एग्जाम दे रहा था, मैं जब 12th क्लास में था, ठीक है, तो मेरे टाइम पे पेपर में आया हुआ था और मैं लिख के आया था, ठीक है। ऐसा नहीं छोड़ के आया था, क्यों? क्योंकि मेरे को जहाँ पर हमने भी क्लासेस ली थी ज्वाइन किया, तो वहाँ पर हमें पढ़ाया गया था इस क्वेश्चन को खास है। तो देखो उस टाइम का, ठीक है, 2000 अगर हम बात करें 19 का, तो ये क्वेश्चन अभी भी याद है कि भाई पेपर में आया हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसको क्या करोगे, इसको तैयार कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या कहता है, कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं, सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। देखो ये क्वेश्चन करो कि हमारे टाइम पे भी आया, और देखो आपके भी टाइम पे आएगा, और आने वाले जो बच्चे होंगे उनके टाइम पे भी आएगा। ये सिलेक्टेड, ये जो कहते हैं ना सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है जो पेपर में, इससे बाहर जो लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि विविधीकरण का क्या, या विविधीकरण का क्या अर्थ होता है, विविधीकरण को समझाइए या विविधीकरण का वर्णन कीजिए। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा था रोजगार के क्षेत्र का हो गया, कृषि क्षेत्र का हो गया, तो ये सारी की सारी जो बातें आपको इसके अंदर आपको बतानी है। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो भाई आज ही वीडियो देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, आप लोगों तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम कि आप लोग आ गए। और जब आप लोग आ गए तो बस एक बार क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल का बस आप सब्सक्राइब कर दो। बस यही आप लोगों से हम चाहते हैं, ठीक है।
अगर इन चीज़ों को नहीं आपने देखा तो हमारी प्लेलिस्ट वगैरह आप वहाँ से चेक करो। प्रॉपर मैंने सारे के सारे हर एक टॉपिक्स को, हर एक जो मतलब बुकें हैं हमारी, हर एक इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री वगैरह, जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए आपको प्रॉपर मैंने वहाँ पर सीक्वेंस वाइज वहाँ लगा रखे, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ को आ दो 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान रखना क्या होता है, इसको थोड़ा रिसर्च कर लेना, आप लोग इसकी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं पढ़ा है तो वीडियो है वही सी ये रिपीट हो रही है, नहीं पढ़ा तो वीडियो देखो, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा 42 क्या कहता है, जैविक कृषि क्या है और इसके लाभ या हानि है, ठीक है। ये पेपर में आने वाले चांसेस है कि जो आपका कल या परसों जो आपका एग्जाम होगा तो उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन हरित क्रांति का, ग्रीन रेवोल्यूशन से आपका क्वेश्चन बनेगा, छपेगा, तो आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है क्या होता है 43, कह रहा है कि श्रमिक किसे कहते हैं। इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस पता होना चाहिए कि हाँ श्रमिक क्या होते हैं, ठीक है, स्वनियोजित मजदूर। और यहाँ पर भाड़े के जो मजदूर, क्या कह रहा हूँ, भाड़े के जो मजदूर होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, आपको उसको लेके यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर यहाँ से चल रहा है ना, अगर हम बात करेंगे जो आपका यहाँ पर इस वाले टॉपिक से, तो ये हमारा बेरोजगारी वाला जो चैप्टर आपका जो लास्ट आ रहा है वहाँ पर चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखो आपसे पूछा जाएगा, ये पेपर में कई बार आया हुआ है, श्रम बल और कार्यबल में क्या अंतर होता है, तो इन चीज़ों को भी आपको टॉपिक कवर करना। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो बस वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 45 क्या कह रहा है, श्रम आपूर्ति क्या होती है और सहभागिता दर होती है। दोनों की डेफिनेशन आप इसको देख लेना कि डेफिनेशन का मतलब इनके दोनों का मीनिंग क्या होता है। नहीं देखा है, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट चेक करो, एक ही सोल्यूशन है, प्लेलिस्ट जाओ, वहाँ पर मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आता है, ये देखो हमारे टाइम पे क्वेश्चन कई बार ये आया था, नौकरी रहित समृद्धि से आप क्या समझते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसका प्रॉपर हमें वर्णन करना था, ठीक है, क्या करना था, इसका हमें प्रॉपर वर्णन करना था, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमारा आता है 47 होता है, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र, ये फिक्स है भाई, कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सिलेक्टेड है। इसको आप ध्यान रख सकते हो कि 4 नंबर से बाहर है, कभी इस क्वेश्चन की वैल्यू ये है कि 4 नंबर से कभी पूछता ही नहीं अपने आप को, इसकी वैल्यू कभी घटती नहीं है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार लिखो। अब इसमें जैसे हमने देखा था संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ठीक, औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है, तो सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं यार मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको इसको करा रखा। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करोगे वहाँ पर एक एक क्वेश्चन के, एक एक पॉइंट्स के आपको बहुत बाकायदा आपको आंसर वहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो 49 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, 3 से 4 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको फिंगर ऑफ टिप्स रखना है। और अब हमारा क्या आता है कि जो हमारा टॉप 50 क्वेश्चन में से जो लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय समझाओ कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे। तो अगर आपने नहीं वीडियो देखी ना तो बस एक बार आप क्या करो, प्ले लिस्ट पे आप गो थ्रू हो जाओ, वहाँ से जाके सर्च मारो बेरोजगारी, या फिर आप खुद सर्च करोगे बेरोजगारी चैप्टर है बाय राकेश सर, वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट वगैरह, आप वहाँ से भी चेकआउट करते हो। तो ये हमारे क्या होता है यहाँ पर फाइनली अगर हम बात करते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था होती है, जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस होते हैं ना यार, वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत धाकड़ क्वेश्चन है। अगर आपको अगर आपको क्वेश्चन यार अच्छे लगते हैं ना तो बस एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो कि ये आपके लिए जो ये वीडियो थी ये क्या हेल्पफुल हुई है या नहीं हुई है, या कोई आपके डाउट्स है कोई भी टॉपिक को लेके वो बता। और बात आती है यहाँ पर कि देखो अब बात आती है क्योंकि पेपर का हमारा टाइम चल रहा है, पेपर का समय चल रहा है, तो यार आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को भी मैनेज करके चलना है, अपने मतलब हर एक चैप्टर्स को, हर एक सिलेबस को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक अच्छा वक्त होता है जहाँ पर हमें क्या होता है, अपने आप को एक दिखाने का टाइम होता है कि भाई हमने पढ़ा है, हमने स्कोर किया है। और अगर आपकी किसी भी चीज़, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स को हो गया, ठीक है, हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, हिस्ट्री वगैरह, तो सारी की सारी चीज़ें हमारी प्ले लिस्ट पर पढ़ी है। तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज आप हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से वहाँ पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट वगैरह भी होते हैं ना तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ, वहाँ पर क्या करो, आप कमेंट करो
और जो भी आपके कमेंट्स आते हो उसको हम क्या करेंगे, लगातार करेंगे। और बस देखो, जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का इतना शेयर कर दो हर एक बच्चे के पास कि जो भी 12th का एग्जाम देने जा रहा है इकोनॉमिक्स का, उसकी मतलब हेल्प हो जाए और उसका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और बात आती है यहाँ पर, तो अगर वीडियो का आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।